mgh होता है, mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी का, और पावर का फॉर्मूला होता है mgh/t। इतने फॉर्मूला पे सवाल रहता है। टोटल का टोटल P बराबर mv, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी p²/2m, पोटेंशियल एनर्जी mgh और पावर इज इक्वल टू mgh/t। इतना फॉर्मूला पे एक सवाल नहीं रहे तो समझ लीजिए कि हमारी तकदीर खराब है, इसीलिए इस पर सवाल नहीं पूछे गए। ठीक है, इतने पर से एक सवाल रहबे करेगा, ये फिक्स है, होना ही चाहिए। नहीं भी रह सकता है क्योंकि कुछ कुछ सेट में ऐसा देखा गया कि नहीं भी पूछा, कुछ सेट में, मैक्सिमम में यहां से सवाल पूछे गए हैं। अब यहां से सवाल जब पूछे जाएंगे तो पी क्या है आपको पता होगा, अभी तो अंतिम पड़ाव पे है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। इसका सवाल कैसे पूछता है वो भी हम देख लेते हैं। m और v दे देगा आपको, p मांग लेगा तो सर दोनों का वैल्यू दे दीजिए और p का मान निकाल लीजिए, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन कल बताया था। यहां जब आओगे तो कहेगा द्रव्यमान को दुगुना कर देंगे तो ये कितना गुना हो जाएगा, तो ये दुगुना, तो ये दुगुना, ये 2 गुना, वेग को 2 गुना करेगा तो ये 4 गुना हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। ये 3 गुना करेगा वेग को तो ये 9 गुना हो जाएगा। यहां भी आओगे संवेग को 2 गुना करेगा तो ये 4 गुना हो जाएगा। ये 3 गुना करेगा तो ये 9 गुना हो जाएगा। ये अगर 2 गुना करेगा तो ये आधा हो जाएगा। ये अगर 3 गुना करेगा तो 1/3 गुना हो जाएगा क्योंकि बट्टे में है। ये दुगुना, ये दुगुना, ये दुगुना, ये दुगुना, ये 5 गुना, ये 5 गुना। यहां भी आओगे सर ये टाइम को बढ़ाएगा तो ये घट जाएगा, टाइम को घटाएगा तो ये बढ़ जाएगा। उसी हिसाब से तुमको क्वेश्चन देगा। अगर कहेगा इसको दुगुना कर देंगे, इसको दुगुना कर देंगे तो कहेंगे 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा। और जितना गुना हो जाएगा उससे कम एक कम बढ़ जाएगा। जैसे अगर तुमको ये कहता है कि ये दुगुना हो गया तो ये कितना गुना हो जाएगा, तो हम कहेंगे अगर ये दुगुना हो गया तो ये 4 गुना हो जाएगा। हो जाएगा 4 गुना, बढ़ जाएगा 3 गुना। इसका प्रॉपरली ध्यान रखना। अब तुम कहेगा मास्टर साहब नहीं समझे, यहां पर बच्चा बड़ा एकदम आराम से पढ़ लेता है 2 गुना 4 गुना मार आंसर। नहीं, यहां रुकना, एकदम रुकना और लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़ना। लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़ना। कैसे सर? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है, ये हम मानते हैं, आप भी मानते होंगे। अगर वेग को दुगुना कर दे, वेग को दुगुना कर दे तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा रे भाई? 4 गुना। ये दुगुना करेंगे स्क्वायर है तो इस साइड आएगा 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और अगर कहेगा बढ़ जाएगा कितना गुना, तो बढ़ जाएगा, अगर कहेगा तो 3 गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। अगर कहेगा हो जाएगा कितना गुना तो 4 गुना, और बढ़ जाएगा कितना गुना तो 3 गुना। इसका प्रॉपरली ध्यान रखना, जो आएगा निकल कर वो हो जाएगा और उससे एक कम बढ़ जाएगा। जो तुम्हारा वैल्यू निकल कर आएगा वो हो जाएगा। नहीं समझा? इस सब फॉर्मूला पर लागू होता है, यहां फंसना नहीं। ना तो तुम लोग क्या करते हैं, ओ 2 गुना, ओ 4 गुना, मारा आंसर, गड़बड़ हो जातो, मामला गड़बड़ा जातो। तो एक लाइन में जो कह रहे हैं सुन, कहने का मतलब यह है अगर ये 2 गुना होगा तो ये 4 गुना होगा, लेकिन होगा 4 गुना, अब बढ़ेगा उससे एक कम 3 गुना। एकदम प्रॉपरली ध्यान रखना, यू विल गेट द आंसर। हो गया? अगले क्वेश्चन में चलें। इस टाइप के सवाल तुमको हर जगह पूछेंगे जाएंगे। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m, तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? एकदम ध्यान से मारना। p² इंटू m है, यहाँ p²/m² है, p²/2m है और यहाँ p²/m है। आंसर D फॉर डॉग हो जाएगा, कुत्ता। p²/2m एकदम खाली जैसा तुम सोचता है वैसने रहता है, जैसा तुम सोचता है ना वैसने रहता है। एकदम जरा सा मिस करेगा गुना बट्टे स्क्वायर में तो मामला गड़बड़ हो जाता है। चला तोरा लगेगा ना सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे घटिया मार के आए, मार के नहीं आए हैं, मरा के आए हैं, मामला गड़बड़ हो जाता है। एकदम ध्यान से मारना, एकदम अस्थिर से मारना। ये p²/2m जैसे लड़का ओ p²/2m मार के चलाता है, कुछो मार के चलाएगा, लेकिन चोटमलू जानता नहीं है कि यहां पर मामला यहां पहुंचेगा और यहां पर कहीं ना कहीं वो फंस के चलाता है। तो थोड़ा सा सर आप फंसिएगा नहीं, मामला आपका एकदम बचा हुआ रहे। इस पर प्रॉपरली ध्यान देना, एक एक क्वेश्चन पे प्रॉपरली ध्यान देना, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो चुका है। आते हैं सर क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता यदि एक जहाज, देखो हम बोले तोरा इतने फॉर्मूला फिक्स है, इतना फॉर्मूला से एक सवाल अगर नहीं है तो तोहर तकदीर खराब है। ग्रुप डी में तो एकदम फिक्स है, एनटीपीसी में भी सर चूंकि 15 क्वेश्चंस रहते हैं, इट में भी के वेरी करे,
लेकिन सर लगभग तूने तो तोहर पड़ोसिया के सेट में इतना से एक सवाल रहबे करेगा, फिक्स है। एक और जोड़ सकता है इसमें, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये भी पढ़ा होगा तुम। इससे तो बाप रे घिना के पूछा, खाली इससे सर ग्रुप डी एनटीपीसी पिछला बार का लगभग 125 क्वेश्चन पूछा है। एफ दे दिया, एस दे दिया, थीटा दे दिया है और डब्ल्यू मांग रहा है। 125 क्वेश्चन एक से पूछा है, ठीक ना। एक ये पूरे से अगर कहोगे तो 200 प्लस क्वेश्चन पूछा है। तो सर सबसे हॉट टॉपिक होगा आपके पूरे एग्जाम में फिजिक्स से। तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो अब यहां क्वेश्चन आपको अगर देगा तो कहता है कुछ मत करो सर, गिवन दैट निकालो। यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी, तो सर 400 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 200 जूल है, तो लागू किया गया बल क्या होगा? अगर सर 400 मीटर की दूरी है, 400 मीटर की दूरी है तो एस बराबर हो गया 400 मीटर। एकदम सुपर रिवीजन आप कह सकते हो सर, सुपर रिवीजन आप कह सकते हो। 400 मीटर और यहां हो गया 20,000 जूल, यानी W इज इक्वल टू हो गया 20,000 जूल, 20,000 जूल। तो किया गया बल का मान F इज इक्वल टू व्हाट? तो तुमको अगर थीटा नहीं दिया हुआ है ना तो अपने मन से थीटा को 0 मान लेना है। अगर नहीं दिया हुआ है, जबरदस्ती नहीं करना, थीटा को 0 मान लेना है। तो बताओ क्या हो जाएगा? कुछ मत करना, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। W का मान दे दिया है 20,000, 20,000 इज इक्वल टू एफ एस का मान दे दिया है 4,000, 4,000 इंटू कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर लो, कॉस थीटा के बदले कॉस 0 दे दो, और कॉस 0 दे दोगे तो सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। कितना आता है आंसर? ए नंबर 5 न्यूटन इज द आंसर। एकदम इस पर सवाल नहीं रहे, ऐसा हो नहीं सकता। खाली कुछ बातों का ध्यान, अब देखो ये तो तुम जानता है कि सवाल नहीं रहे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कुछ बातों का जो ध्यान रखना है वही मैं इस समय बताता हूं, जो तुमको एकदम ध्यान रखना है। खाली ध्यान क्या रखना है चला कि अगर थीटा दिया हुआ रहे तो ठीक है, नहीं दिया हुआ रहे तो 0 डिग्री मान लेना है अपने मन से। अगर थीटा की बात करें कि इतना डिग्री पर है तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ रहे तो अपने मन से 0 डिग्री मान लेना है। तो W बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि घर्षण के द्वारा जो किया गया कार्य है, तुम एकदम ढेर काबिल नहीं बनना है। घर्षण के द्वारा किया गया कार्य, एकदम आराम से चला, ठंडी है एकदम धीरे धीरे। घर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, इसके लिए प्रॉपरली ध्यान रखना, ऋणात्मक होता। तो ऑप्शन को प्रॉपरली ध्यान में रखते हुए मारेगा कि अगर घर्षण के द्वारा किया गया कार्य है तो यह ऋणात्मक होगा। प्रॉपरली उस ऑप्शन को मारना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। घर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता, घर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता, प्रॉपरली घर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता। ऑप्शन में अगर आ जाए कार्य कितनी होगी और एक पॉजिटिव 150 हो, एक निगेटिव 150 हो, तो अगर घर्षण, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं सर, तो निगेटिव 150 मारना, पॉजिटिव 150 नहीं मारना अगर घर्षण के द्वारा किया गया कार्य है तो। जल्दी से इसको लिख लो। कुछ लोग कह रहे हैं सर क्यों, कह रहे हैं क्यों? क्योंकि घर्षण के द्वारा किया गया कार्य 180 डिग्री पर होता है, cos 180 - 1 होता है। हो गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा? सर W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। हम बोले इस टॉपिक पे सवाल कम से कम 150 पूछा गया है सर, खाली इस फॉर्मूले पे, एकदम इस फॉर्मूले पे सवाल। अगर तूने तो तुम्हारे पड़ोसिया के सेट में रहबे करेगा, फिक्स है। कहते हैं चला यदि कार्य शून्य है, ये कब शून्य हो जाएगा? तो कह रहा है की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा? विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा? तो चला रे कितना डिग्री हो जातो कि 0 हो जातो, ये पूरा 0 हो जातो। तो cos 0 1 होता तो 90 डिग्री हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है। cos 90 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, तो ये 0। आंसर बता क्या होगा? एकदम फिक्स है। इस टॉपिक से सवाल यहां से नहीं रहे ऐसा संभव नहीं है। खूब पूछता है, खाली ध्यान ये रखना है कि अगर थीटा नहीं दिया हुआ रहे तो अपने मन से थीटा 0 डिग्री ले लेना है। और अगर घर्षण के द्वारा किया गया कार्य हो तो ये तुम जानता है W एफ एस कॉस थीटा, एक से हम इनकार नहीं करते। नहीं जानता तो ऐसे भी नौकरी नहीं होगा, एकदम कहीं कोई झोल नहीं है। जो फॉर्मूला नहीं जानता वो नौकरी नहीं होगा। लेकिन गुरुजी जो 2 लाइन ऐड कर रहे हैं वही 2 लाइन तेरा मुक्ति के मार्ग है। ये 2 लाइन हम जानवे करते हो,
जे तू जानवे करता है एकरे से जाएगा तू बोरा में, ठीक ना। जे रास्ता लोग जानता है ना ओकरे से जाता है छेद में, मामला गड़बड़ हो जाता है। कहा जानता है ढेर, हम एक लाइन आज तक सीखे देखे चला अपने कैरियर में, जे ढेर काबिल है ओकरा नौकरी नहीं होना है, ये फिक्स है पहले से। इसे ढेर काबिल ना बनना है और एकदम प्रॉपरली ध्यान देना कि घर्षण के द्वारा किया गया कार्य जब कहेगा तो निगेटिव ऑप्शन में रहेगा, निगेटिव मारना। और अगर थीटा का मान नहीं दिया हुआ रहेगा तो 0 डिग्री ले लेना, प्रॉपरली ध्यान रखना। आ जाए ने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु, सर m का मान दे दिया है 15 केजी, एकदम आराम से m का मान है 15 केजी। द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से, चलो v का मान दे दिया है 5 मीटर पर सेकंड, एकदम हाफ mv² w, सब टाइप का क्वेश्चन तुम देख लो और सब में कहां कहां झोल है वो देखो, बढ़ जाएगा हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव यही सब ध्यान में रखना होता है तब सवाल बनेगा। वेग का मान दे दिया 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से गति कर रहा है, तो उस वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा होगी। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है और यही पूछता है, एकदम ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² पे सवाल नहीं रहे, ऐसा एकदम नहीं के बराबर देखा गया है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ, m का मान दे दिया है 15, अब v² कितना है 15 है, दोनों नहीं 5 है, वेग 5 न है रे, वेग अगर हम बात करें तो वेग तुम्हारा है 5, तो 15 इंटू 5 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट द आंसर। कितना आता है बताओ, 187.5, देखो 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 झोल कितना है, 187 मीटर पर सेकंड ऊर्जा है तो जूल होगा। आंसर तो चला 187 जूल होगा, लेकिन यहां 187 दिल है, 187.5 mf दिया हुआ है और यहां 187.5 जूल दिया हुआ है, तो संजोग मनाओ कि पहले ऑप्शन है इसीलिए थोड़ा झोल नहीं होगा, ना तो यहीं फंसेगा। आंसर हो तो F फॉर एप्पल। तो अब कहने का मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन हम इसलिए भी लाए हैं कि बाबू रे लास्ट टाइम में तुम सजग हो जाओ कि अगर सिर्फ ये वैल्यू देखकर आंसर मत मारना, यूनिट का भी प्रॉपरली ध्यान रखना। और हम तो कहेंगे कि ये सवाल बनाने की भी जरूरत नहीं है, अगर मेरे जैसा दुष्ट आदमी रहे तो इस सवाल को हम बनाए भी ना। अब कहोगे कैसे, हम क्या करेंगे, कहेगा गतिज ऊर्जा ना, तो कहेगा गतिज ऊर्जा तो हम समझ जाएंगे, यहां जूल है 187.5 जूल है, यहां 187.5 मीटर सेकंड है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, दोनों समान है, खाली यूनिट में क्वेश्चन चेक कर रहा है। स्मार्ट आदमी इसको मार के निकल जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा, कहीं कोई झोल नहीं। तो अब प्यारे बच्चों इससे आपने क्या सीखा कि एक बार रिस्क ये लेना कि यूनिट अलग अलग है क्या, नॉन ऑफ दीज ऑप्शन है क्या, अगर है तो तुमको बिना बनाए इस क्वेश्चन से निकल जाना। इस सब ओरिजिनल क्वेश्चन है, मतलब ये हुआ कि अगर यहीं पर नॉन ऑफ दीज रहता, मान लो एक 5वां ऑप्शन मान लेते हैं कि नॉन ऑफ दीज रहता, तो 5वां ऑप्शन नॉन ऑफ दीज रहता तो फिर कहीं कोई झोल नहीं है। अगर 5वां ऑप्शन नॉन ऑफ दीज है तो क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में सेम ऑप्शन है, सेम वैल्यू है, यूनिट अलग अलग है, तो समझ लेना कि यूनिट का ही गेम है, क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, 187.5 ही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आ जाइए इधर, गोंगो नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन पे आओ। गतिज ऊर्जा सेम वैल्यू मतलब यूनिट के हिसाब से आंसर मार दो, कहीं कोई झोल नहीं है। आ जाइए इधर सर, अगला क्वेश्चन कहता है एक पोटर, बाप रे इस सवाल को समझो, mgh का और हाफ mv² का घिना घिना के पूछता है। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, m का मान दे दिया है चला 12 केजी, m का मान दे दिया है 12 केजी, एकदम आराम से m का मान दे दिया है 12 केजी, उसे जमीन से 1.5 मीटर उठाने में, h का मान दे दिया 1.5 मीटर, ऊपर उठाने कर सिर पर रखता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। कार्य की गणना करें मतलब W पोटेंशियल एनर्जी होगा इसमें। पोटेंशियल एनर्जी बराबर तुम जानता है क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जब ये कह दे mgh बोले तो m का मान कितना है, m का मान है 12, g का मान तुमको 10 दिया हुआ है, h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है 1.5, तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा। पॉइंट उड़ा, 15 बार है कितना, 180 इज द आंसर। लेकिन हम तो जुगाड़ देते हैं रूप, ये जो इतना तुम क्वेश्चन पढ़ेगा ना तो इसमें तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा।
हम तो एगो चीज बताते हैं, इतना क्वेश्चन में लंबा लंबा छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन पड़ेगा, एक पोर्टर जमीन से 12 kg उठाता है और उसे जमीन पर 1.5 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य सामान रखने में फलनाने चिल्लाने ढकेलनाने। पढ़ते रह जाएगा क्वेश्चन, बिना पढ़े मारो ना खटाक से आंसर। बोलो कैसे, हम बताते हैं, रुको अगला सवाल बनाने दो, उसके बाद आंसर हम बता देते हैं कैसे मारना है तुरंत। अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल कहता है 50 kg भार का एक लड़का, चलो पढ़ लिए हम, m का मान है 50 kg, भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां, फिक्स है सीढ़ी वाला सवाल था, घिना घिना आगे पूछा है। हमको लगता है 14 से 15 बार सवाल पूछा है। ठीक है, कहते हैं 45 चरणों की सीढ़ी है, 45 चरण की सीढ़ी है और 9 सेकंड में चढ़ जाता है यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी h का मान है चला 45 गुना 15। देखो 45 चरण की सीढ़ी है, 15 सेंटीमीटर है, तो खाली ध्यान ये रखना यहां लड़का की करता है, जो ढेर काबिल है वो ढेर फंसेगा और कैलकुलेशन आने लगेगा 79/96। लास्ट में जो वैल्यू निकल कर आता है ना एग्जाम हॉल में, वो आता है 79/96। पता नहीं चलता मगधम आंसर आ काहे नहीं रहा है। यहां प्रॉपरली ध्यान रखना कि ये 50 kg है, 45 चरणों की 15 सेंटीमीटर की सीढ़ियां है एक, और टोटल 45 स्टेप है, तो टोटल ऊंचाई हो गया 45 गुना 15, लेकिन ये सेंटीमीटर हुआ। इसको मीटर में बदलो, इसको मीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा भागा 100। ई करना ना भूलना। और जी का मान दे दिया है, जी का मान कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दे दिया है तुमको 9 सेकेंड। अब तुमको कहेगा कि बताओ कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, तो खट से देखो, क्या देखो, पावर निकालना है, कहता है उसकी शक्ति का पता लगाएं। हम बताते हैं वो जुगाड़ो तरह mgh/t कर दो, क्योंकि हमने कहा था कि इतने फॉर्मूला पे सवाल पूछवे करेगा, ये फिक्स है, इसलिए हमने सारे टॉपिक्स पे एक एक सवाल बताए हैं तुमको। P बराबर mgh/t एकदम फिक्स है, क्वेश्चन यहां से आना चाहिए। mgh/t, हम ये सब जो फिक्स बोल रहे हैं नहीं आ सकता है, हो सकता है तो हर सेट में नहीं रहे, तो सर कुछ नहीं करना है, P बराबर mgh/t कर देना है। m का मान दे दिया है 50, तो g का मान दे दिया है 10, h का मान हो गया 45 गुना 15 अब बटा 100 अब बटा t का मान हो गलो तोरा, t का मान हो गलो 9। अब सॉल्व कर दो, कितना आता है आंसर 375 वाट इज द आंसर। रुक एकदम आराम से। अब तुम क्वेश्चन में जब जाओगे तो तुमको प्रॉब्लम क्या क्या होगा, और क्वेश्चन जो ऐसे तुम पढ़ते हो ना, 50 kg भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ी 9 सेकंड में चढ़ जाता है, यदि प्रत्येक चरणों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का पता लगाए। तुम क्या करो, चला हम जो बोलते हैं वो पहले समझो। रुक जा ओ दिल दीवाने पूछूं तो मैं जरा, देखो हम थोड़ा जे कहते हैं इसके सवाल को तुम कैसे बनाओगे एकदम आराम से। P बराबर m इंटू भी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, काइनेटिक एनर्जी p²/2m है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और पावर इज इक्वल टू mgh/t है, w इज इक्वल टू fs cos थीटा है। इतना फॉर्मूला तो तुमको हर हाल में याद रहना चाहिए। अगर तुमको याद नहीं है तो कहीं पर भी जाओ और सारे फॉर्मूला का लिस्ट है उसको याद कर लो। मेरे बुक्स में मैंने भी पूरे फॉर्मूले के लिस्ट दे रखे हैं, उस लिस्ट को एक बार पढ़ जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो। अब मामला यह है चला कि जब यहां से तुम निकलते हो एकदम आराम से, इतना फॉर्मूला अगर तुमको याद है तो, और नहीं याद है तो मामला गड़बड़ है। यहां से जब तुम क्वेश्चन में निकलते हो तो ये तुम देख रहे हो कि फॉर्मूला जो है ना कहीं गतिज ऊर्जा का मान सीधा क्वेश्चन में ये देखो कौन सा सही है, तो हर काम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए कि सही होगा। सर क्या करना है, तुम अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाओ जो हम कर रहे हो सही है। तो क्वेश्चन में सर एक लाइन समझ लीजिए, क्वेश्चन बनाने वाले का रिजल्ट नहीं होता है, क्वेश्चन टाइम से बनाने वाले का रिजल्ट होता है। क्वेश्चन बनाने के लिए तोरा घर पे दे देना तो 2-2.5-3 घंटा में तू सब क्वेश्चन बनाइए देगा, वो का रिजल्ट नहीं होता है। क्वेश्चन टाइम से बनाने वाले का रिजल्ट होता है। तुम ये देखो कि सब में कौन सा सही है। हम पी और एम में क्या रिलेशन पढ़े, तो हमको पता है पी और एम में p²/2m पढ़े, इतना पढ़ने का जरूरत कहां, p²/2m मारना दो, आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम ठीक है काम कर रहे हैं एकदम। सर दोसर कोई उपाय नहीं सर, या तो आदमी होगा मेरे घर में, अन्याय शेर नहीं हो सकता है, ठीक से आदमी ये होगा। इतना कॉन्फिडेंस तेरे अंदर होना चाहिए कि कहेगा तुम्हारे घर में क्या नहीं हो सकता, कहेंगे शेर नहीं हो सकता है। तो ये सर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये नहीं हो सकता है। उसके लिए तुमको क्या करना होगा, गौर फरमाना। जैसे ही क्वेश्चन देखो तुम खाली वैल्यू उठा लो, ये वैल्यू उठा लो 400 मीटर,
4000 मीटर, फिर उठा लो वैल्यू 2000 जूल, 20,000 जूल, ये उठा लो 20,000 जूल। एकदम पढ़ने ये जो पढ़ना, यदि एक हवाई जहाज फलना न आधा बच्चा तो यही पढ़ता है, आई पढ़ते रह जाता है, टाइम हो जाता है खट्टाक, मामला हो जाता है गड़बड़, 90 मिनट पता ही नहीं चलता है कितने चल गया। तो जैसे ई है इसका मतलब ये एच होगा, और जैसे ये है एच या एस होगा, दो एक बात हो सकता है, या तो ये एच होगा या तो ये एस होगा, और ये 2000 जूल है, ये डब्ल्यू होगा। ऑप्शन देखो न्यूटन में है, इसका मतलब समझ लो एफ निकालने को आ रहा है। सर ये जो दिया हुआ है जूल, इसका मतलब ये डब्ल्यू है, और ये जो 4000 मीटर है या तो एच होगा, हाइट होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ऑप्शन में कह रहा है न्यूटन, तो बताओ कौन फॉर्मूला सूट करता हुआ दिख रहा है? डब्ल्यू बराबर एफ कॉस थीटा, खट से लगा दो आंसर। इतना लिखनो नहीं है, यो स्टेप को बाउंस मारो, सीधा लिखो 20,000 डब्ल्यू बने मन 20,000 बराबर एफ इंटू एस बोले तो 4000। इसको कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट द आंसर। कॉस थीटा को 0 अपने मन से मान लो। यहीं पर एक लाइन में खत्म है कहानी। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल में आओगे, कोई शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाएगा। जैसे यहां जैसे कह रहा है तुमको कि कार्य शून्य, तो जैसे कार्य शून्य, खट से तुम्हारा मान 90 डिग्री पर चल जाना चाहिए, क्योंकि कॉस के मान 90 डिग्री होगा तब 0 होगा, तो डब्ल्यू का मान 0 होगा। एकदम तुम्हारा मान ओकरा पर चल ही जाना चाहिए, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। अब आ जाओ अगले पर। अगला क्वेश्चन में जब आओगे एकदम आराम से सर, अगला क्वेश्चन में जब आओगे, अगला क्वेश्चन में जब आओगे तो क्या कहता है? 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु। तुम इतना पढ़ो मत, सीधा देखो ये 15 केजी, जितना भी इस टाइप का सवाल है इसको देखो, 15 केजी 5 मीटर पर सेकेंड। यहां देख लो भी का मान होगा, ये भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में है। और मांग रहा है सर ऑप्शन में और कोई क्वेश्चन में और कोई डेटा नहीं, और ऑप्शन में सर जूल है, जूल है, जूल है, तो जूल है कर मतलब जूले में कर मतलब कार्य मांगेगा, कार्य मांगेगा तो सर एम भी से हमको एक को फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। कहीं कोई झोल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन को ऐसे से जो पढ़ते हो ना, नहीं पढ़ो मामला ठीक हो जाएगा, तो हर काम हो जाएगा। अगला 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 में चलते हैं। चला, एक पोटर जमीन पर, जैसे ये एक पोटर जमीन पर ऐसे नहीं पढ़ना है, खट से मारो कि 15 केजी है, 15 केजी है मतलब एम का मान हो गया 15 केजी या 12 केजी, 12 केजी सामान उठाता है और जमीन से नहीं भाई पढ़ना नहीं है, 1.5 मीटर, एच का मान हो गया 1.5 मीटर। हाँ सिर पर उठाता है तो ये सब ने पढ़ना है, तो हमको कार्य मांग रहा है, ये सब जूल में है, सब जूल में है तो कार्य मांग रहा है, सब जूल में है तो कार्य मांग रहा है। तो देख लो कौन फॉर्मूला लगेगा, खट से एम और एच दिया हुआ है, इसका मतलब एम जी एच लगेगा। एम और एच दिया हुआ है, इसका मतलब क्या लगेगा? एम जी एच लगेगा, लगा दो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हमको दे दिया एम का मान 50 केजी, स्टेप दे दिया 45 चरण, अब 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब हाइट हो जाएगा 45 गुना 15, 45 गुना 15 इस सेंटीमीटर में है, इसको बट्टा में 100 से भाग दे दो तो हर काम हो जाएगा। तो पावर मांग रहा है, सब वाट में है, सब वाट में है, इसका मतलब पावर मांग रहा है, और जी का मान तुमको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कभी करके देखना है, इतना नहीं, इजी हो जाएगा प्रोसेस, खट से तुम मार देगा। 9 सेकंड भी वैल्यू है, टाइम का मान भी दे दिया है तुमको 9 सेकंड, टाइम का मान 9 सेकंड दे दिया, खट से मारो एम जी एच बाई टी, यही तो फॉर्मूले लगेगा पावर का, खट से लगाओ, फट से आंसर ले आओ। लेकिन चला इसके लिए क्या चाहिए? तो अपन घर के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए कि हमारे घर में बाघ नहीं रह सकता है, ये कॉन्फिडेंस तो तेरे अंदर होना ही चाहिए, तब तू क्वेश्चन देख के मार पाएगा। और इतना जो तुम लोग पढ़ता है ना, 50 केजी भार का एक लड़का, 45 चरणों की सीढ़ी, तब पढ़ते रह जाएगा, 90 मिनट पता नहीं कहने से भाग जाएगा। तो इसलिए करो क्या, सिर्फ वैल्यू उठाओ और कौन फॉर्मूला सूट करता है वो लगाओ, और यू विल गेट द आंसर मैन, और एकदम आंसर आएगा न्यूमेरिकल्स का, एकदम तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले में चलते हैं। अगला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा। देखिए हम ये मानते हैं कि सर आपको बहुत सारी चीजें आती है, और क्यों नहीं आएगी, आनी भी चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि बहुत सारी चीजें जो आ रही है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो वही प्रॉब्लम को सर रोकना है, और कैसे रोकना है वो आपके सामने है। हम हर क्वेश्चन पे 2 लाइन जो बोलेंगे ना, चला उसी की वैल्यू है जो मेरे पूरे एक्सपीरियंस के दौरान हमको मिली है। कहता है कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? अब देखो, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड जो है मुक्त रूप से गिर रहा है? अब मामला क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिरेगा? तो कहता है
जब इसका द्रव्यमान अत्यधिक कम हो, जब इसका भार दुगुना हो, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य कर रहा हो, जब अत्यधिक ऊंचाई से गिरे। तो जब ये सर ये मुक्त रूप से जो गिरने वाला मामला है ना, एक खानदान में कुछ क्वेश्चन है, अगर देख लो, ये क्वेश्चन पूछता है मुक्त रूप से गिरना, मुक्त रूप से गिरना, इसके खानदान में क्या क्या क्वेश्चन है। मुक्त रूप से जब गिरेगा ना तो जी का मान 0 होता है, और जी का मान 0 नहीं होता, डब्ल्यू का मान भी 0 होता है, यानी भार भी 0 होता है। और मुक्त रूप से गिर रहा है तो कहते हैं हवा 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 का विरोध भी नहीं, हवा का विरोध शून्य, हवा का विरोध अपने मन से मान लेना है शून्य। और जब हवा का विरोध शून्य होगा तो कोई भी बॉडी अगर गिर रहा है, कोई भी बॉडी गिर रहा है तो वो नीचे की तरफ गुरुत्व बल के अधीन गिरता है, और गुरुत्व बल या भार बल के अधीन गिरता है। और अगर सर या तो भार बल होगा, नीचे की ओर गिरेगा तो या तो भार बल होगा, या नहीं तो हवा का विरोध होगा नीचे से। ऊपर से जब गिरेगा तो दो बातें हो सकती है, या तो भार बल होगा और नहीं तो हवा का विरोध होगा। चूंकि कह दिया है मुक्त रूप से, इसलिए हवा का विरोध शून्य होगा, इसका मतलब केवल भार बल होगा या गुरुत्व बल होगा, भार बल होगा या गुरुत्व बल होगा। एक और जुगाड़ हम तरह बताते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फिर से समझ लो, मुक्त रूप से गिरना, मुक्त रूप से गिरना, तो मुक्त रूप से जब ये गिरेगा चला, इसका मतलब भार बल जी का मान 0, डब्ल्यू का मान 0, हवा का विरोध 0, क्योंकि मुक्त रूप से गिर रहा है, कोई हवा का विरोध नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसा कहेगा तुमको, तो इसका मतलब भार बल या गुरुत्व बल ही केवल कार्य करेगा, हवा का विरोध नहीं कार्य करेगा। मुक्त रूप का एक एग्जैक्ट मतलब या रफली मतलब निर्वात भी होता है। अगर हम मुक्त रूप से गिरना और यहां हम कहते हैं निर्वात, तो ये भी यहां रफली मतलब होता है, एग्जैक्ट मतलब नहीं होता है, लेकिन इससे तुम्हारा सवाल बन जाएगा। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो हो राजा। हो गया, हो गया। जल्दी लिखें, वीडियो नहीं रहता तो मामला सर इसलिए लिख लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। कहता है कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिरा, इसका द्रव्यमान अत्यधिक कम है, इसका भार दुगुना है, इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करता है। एकदम सर मुक्त रूप से गिरेगा, केवल गुरुत्व बल कार्य करता है। जब यह अत्यधिक ऊंचाई से गिरेगा तो मुक्त होगा। नहीं सर, आंसर बताइए क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, ए की बी की सी। एक चीज और ध्यान रखिएगा भाई लोग, कि जब भी जी का मान 0 होगा, जी का मान 0 होगा तो डब्ल्यू का मान 0 होगा, जी का मान 0 होगा तो डब्ल्यू का मान 0 होगा, डब्ल्यू का मान 0 होगा क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। और जी का मान 0 कहां कहां होता है, इसको भी प्रॉपरली ध्यान रखना। निर्वात में मुक्त रूप से गिरेगा तब, मुक्त रूप से गिरने पर, पृथ्वी के केंद्र पर, सब क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी के केंद्र पर, विषुवत रेखा पर, हो छोड़ो इन्हें पूछता, झूठे काहे लिखाएंगे तो हर माथा के दर्द। पृथ्वी के केंद्र पर, निर्वात में मुक्त रूप से गिरेगा, इन जगहों पर। ये को पूछता उन लिखेंगे अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में। इतना क्वेश्चन पूछता है एकदम प्यारे भाइयों, इसको एकदम नोट कर लेना कि जी का मान 0 होता है कहां का, निर्वात में, मुक्त रूप से गिरने पर, पृथ्वी के केंद्र पर और अंतरिक्ष में। इतने क्वेश्चन तो पूछेगा। लव यू मेरा भाई लोग। हो गया, हो गया। इसका पीडीएफ ऑलरेडी दे दिया गया है, जहां पर लिंक तुमको दिख रहा है ऊपर में, जो तुमको लिंक दिख रहा होगा उस लिंक में जैसे ही घुसेगा वहां पर फाइल में जाएगा और तुमको पीडीएफ मिल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। अगला 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 अगला, घूर्णन गति बल के अनुरूप है। जैसे सर दो बातें होती है, एक होता है बल और एक होता है बल आघूर्ण। एक होता है बल और एक होता है बल आघूर्ण। लड़का इसी में कंफ्यूज होता है। बल सर रेखीय गति लाता है, बल कौन गति लाता है, रेखीय गति लाता, बल रेखीय गति लाता, और बल आघूर्ण जो है ये घूर्णन गति लाता, बल आघूर्ण घूर्णन गति लाता। बल रेखीय गति लाएगा, बल किसी वस्तु पर रहेगा ना तो रेखीय, ये ऐसे बल लगा रहे हो और ये रेखीय गति में आएगा, और अगर किसी वस्तु पर तुम बल लगाओ और ये ऐसे घूम जाएगा तो इसको घूर्णन गति कहते हैं। कोई भी बल लगेगा तो रेखीय गति, जैसे पंखा पर बल आघूर्ण लगता है, जैसे ये क्या बोलते हैं उसको, कोई चीज घूम रहा है तो उस पर बल आघूर्ण लगेगा, और जमीन पर पृथ्वी पर कोई चीज चल रहा है रेखीय गति में तो उस पर बल लगेगा। इसका डिफरेंस एकदम प्रॉपरली ध्यान रखना, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहता घूर्णक जब ये कह दिया मतलब बल आघूर्ण होगा, कहीं कोई झोल नहीं।
कोणीय गति नहीं होगा सर, बल भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा डिफॉल्ट कुत्ता। बल होगा रेखीय गति, बलाघूर्ण, घूर्णन गति। कहता लट्टू इस सर अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल का क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, इसलिए प्रॉपरली ध्यान देना। तुमको अभिकेंद्र बल का क्वेश्चन एकदम रहेगा, रहना भी चाहिए। क्या क्या क्वेश्चन इसके रह सकते हैं, हम सारा टॉपिक से रिवाइज कर देंगे तुमको अभी से लेकर 10 क्लास में। लगभग सारे टॉपिक्स तुम्हारे आंखों के सामने होने चाहिए। अभिकेंद्र बल की अगर हम बात करें तो जितना भी तुम्हारा अंदर की ओर लगने वाला बल है, अंदर की ओर लगने वाला बल है, उस सब अभिकेंद्र बल है। अंदर की ओर बल अभिकेंद्र बल। और अगर हम अपकेंद्र बल की बात करें तो बाहर की ओर लगने वाला बल है, ये सब जानता है। अपकेंद्र बल इके नहीं जानता है, अपकेंद्र बल नहीं जानता है तो इस बार नौकरी नहीं होना है। तब अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है, लेकिन हम इसके लिए ये टॉपिक नहीं लाए हैं, बाहर की ओर लगता। इस टॉपिक को रिवाइज कर लो, हम बोल देते हैं, खाली सुन लो। यहां पर सर जितना भी कहेगा कि वॉशिंग मशीन अपकेंद्र बल पर कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप अपकेंद्र बल पर कार्य करता है। सबसे ज्यादा जो पूछता है कि दूध से मक्खन का अलग होना अपकेंद्र बल पर कार्य करता है, ये तुमको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र बल है अपकेंद्र बल, जो कौन बल है? काल्पनिक बल है। कहते हैं चला पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र बल है अपकेंद्र बल जो काल्पनिक बल है। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र बल है अपकेंद्र बल जो काल्पनिक बल है। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र बल है अपकेंद्र बल जो काल्पनिक बल है। ठीक है। और अभिकेंद्र बल की अगर हम बात करें, जितना अंदर की ओर कहेगा गाड़ी घूम रहा है वो अंदर की ओर लगने वाला बल, फलना बल चिलना बल, ये सब तुम जानवे करता है ऑलरेडी। लेकिन लट्टू घूम रहा है अपकेंद्र बल, जितना भी अंदर की ओर लगने वाला बल होगा अपकेंद्र बल। लेकिन ये प्रॉपरली ध्यान रखना कि काल्पनिक बल अपकेंद्र बल है। अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है। अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है जो बाहर की ओर लगता है। तो कभी कभी यह भी पूछता है कि ये किस नियम की लाज रखने के लिए इस बल की कल्पना की गई? कहेंगे न्यूटन के तीसरे नियम की। ये सब क्वेश्चन आएगा तू करके चल जाएगा। तो सर एक लाइन में एकदम प्रॉपरली ध्यान रखो, अपकेंद्र बल काल्पनिक बल है। और इस बल की कल्पना क्यों की गई? तो कहेंगे न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाए रखने के लिए। न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाए रखने के लिए। अब सर बता क्या होगा? लट्टू का घूमना, तो केंद्राभिमुखी इसी को कहते हैं। केंद्राभिमुखी का मतलब अभिकेंद्रीय होता है। लड़का की करता है केंद्राभिमुखी नहीं समझ के वो अपकेंद्र मार देता है, ये कुछ उल्टा करके चल जाता है। तो आंसर हो जाएगा सर केंद्राभिमुखी बल, केंद्राभिमुखी बल, केंद्राभिमुखी बल। और सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना सवेरे उठते हैं और अपनी कक्षा करते हैं। सर आप तो आपके मम्मी पापा को आपको सर धन्यवाद देना चाहिए कि इतने अच्छे संस्कार आपके अंदर सर भरा गया है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए सर एक क्वेश्चन इस टाइप का रहवे करता है, फिक्स है। एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है। लेक्टोमीटर दूध का, ये सब जानता है। थर्मामीटर शरीर का तापमान। बैरोमीटर और मैनोमीटर में लड़का बड़ा कंफ्यूज करता है, तो इसको देख लो। बैरोमीटर 4 जगह तुम कंफ्यूज करता है। कहां का? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। एकदम आराम से तोरा लगेगा ना ओहो ई तो हम मारिए देंगे। वायुमंडलीय दाब ओहो ई में तो जाएगा वायुमंडलीय दाब। मैनोमीटर द्रव का दाब, द्रव का दाब। और एक और क्वेश्चन तोरा पूछेगा हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में डिफरेंस, तो ये एकदम ध्यान में रखना। हम तोरा सिखा देते हैं, एक में डाउट नहीं होगा। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व, और एक होता है हाई रुख। हम तोरा बताते हैं, ढेर काबिल नहीं बनना। क्यों ई नहीं करना चला, हम तोरा ओकरे से बचा लेंगे। तू तो ई जानवे करता है, हम जानते हैं तू मेरा भाई है, सब पढ़ लिया है। लेकिन चला तोरा थनी गुरु जी पर भरोसा रखना, बहुत जगह से निकाल देंगे तोरा। अपेक्षिक आर्द्रता। देखो अब यहां पर क्वेश्चन कहां कहां फंसता है। ये इतने क्वेश्चन खूब पूछता है, खूब फंसता है बच्चा। चला रे ये कैसे नहीं फंसेगा? और उपाय हम बताते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब है, इसको प्रॉपरली देख लो। और मैनोमीटर द्रव का दाब नापता है, इसको भी प्रॉपरली देख लो। इन दोनों में नहीं फंसना, क्योंकि तुम गौर से देखोगे तो हाई कॉमन है। ये हाई और मीटर कॉमन है, हाई और मीटर कॉमन है। खाली यहां ड्रो है, यहां ग्रो है। हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर, तो ड्रो अग्रो। तो तुम इसको ध्यान में रखना। ड्रो बोले तो ड बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो घनत्व। हम कैसे याद रखते हैं? हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर, हाइड्रो ड डेंसिटी घनत्व, हाइड्रो ड डेंसिटी घनत्व, हाइड्रो ड डेंसिटी घनत्व। हम कहते हैं हाइड्रो हाइग्रो, हाइड्रो तो ड डेंसिटी, डेंसिटी तो अपेक्षिक घनत्व। ये हो जान, मजा आ रहा है?
एकदम सर चला तो जे तू जानता है ना ओकरा पे खाली हम चमक चढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तू जानता है ये हमको पता है। हाइड्रो ड डेंसिटी घनत्व, हाइड्रो ड डेंसिटी घनत्व, हाइड्रो ड डेंसिटी घनत्व। तो सर इसको प्रॉपर्ली, मल्टीमीटर तो सब चीज नापता है। अगर मल्टीमीटर की बात करोगे ये वोल्टेज भी नापता है, ये करंट भी नापता है और ये प्रतिरोध भी नापता है, तीनों नापता है। तो इसीलिए कहेगा कि बताओ इलेक्ट्रिशियन का हथियार कौन? तो मल्टीमीटर। इलेक्ट्रिशियन का हथियार कौन? मल्टीमीटर, क्योंकि ये तीनों नापता है। बताओ अब यहां आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर हो जाएगा। बैरोमीटर इज द आंसर। हाइड्रो ड डेंसिटी घनत्व, हाइड्रो ड डेंसिटी घनत्व, हाइड्रो ड डेंसिटी घनत्व। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जिन कहता है जिन 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 तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या एक समान हो, परंतु यहां से भी एक क्वेश्चन रहबे करता है, लेकिन यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन को अब क्या किया है, मॉडरेट कर दिया है कि भिन्न परमाणु संख्या कहलाते हैं। तो चला रहे, आइसोटॉप का मतलब होता है समस्थानिक, आइसोटॉप समस्थानिक होता है। आइसोटोन समन्यूट्रॉनिक होता है, समन्यूट्रॉनिक। एकरा की किया है ना बोर्ड ने, अब इसको इंग्लिश में दे दिया है। आइसोबार समभारिक होता है। एक इंग्लिश और हिंदी दोनों ध्यान में रखना तब क्वेश्चन बनेगा। हेलोजन तो जानिए रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटीन। अभी शाम वाला क्लास में सर 2-3 दिन से हम लगातार पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि पीरियोडिक टेबल के जो टफ क्वेश्चन हैं वो तुमको हम शाम वाला 7:30 बजे वाला क्लास में कल भी करवाए थे, परसों भी करवाए थे। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या एक समान है, द्रव्यमान संख्या समान है मतलब समभारिक होगा, तो इसमें कुछ सोचना नहीं, आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। कहते हैं एक तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो तो क्या होता है? समभारिक। किसको जानता है? इसी को इंग्लिश में देता है आइसोबार। प्रॉपर्ली ध्यान रखना। आइसोटोन समन्यूट्रॉनिक हो गया, आइसोटॉप समस्थानिक हो गया। समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन समान होगा, समभारिक में भार समान होगा। इस सब जानता था तो इसी का इंग्लिश करके दे दिया है। घबराना नहीं, एक क्वेश्चन यहां से रहेगा। और आइसोटोन्स की अगर हम बात करें तो समस्थानिक होगा। ये को पूछता है आइसोडाइफर, नाम सुना है? आइसोडाइफर। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन समान होगा। दो तत्वों में अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को घटाओगे तो वो समान होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को घटाओगे तो वो समान होगा। जल्दी से एक बार लव यू बोल दो। हो गया? जल्दी से सर अगर आप हमको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं तो एक टाइप कर दीजिए, आपका प्यार हम तक पहुंच जाएगा और मेरा प्यार तो आप तक पहुंच ही रहा है सर। लव यू ऑल। सर जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो हम तो कोशिश करेंगे कि हर टाइप से क्वेश्चन एक एक करवा दें, लेकिन और आप पढ़िए, ये नहीं कि वहां से आगे गरियाना शुरू कर दिया, इसके जा पढ़ा है ही हो गया। अरे चला तो हम दिखा देंगे क्वेश्चन टोटल इसी टाइप का पूछिए, हम बाबूजी घर से क्वेश्चन लाएंगे। जो क्वेश्चन है अगर हम रिवाइज करवा रहे हैं कि कितना जितना क्वेश्चन अवेलेबल है उसमें कहां बच्चा फंसेगा, वहां हम बच्चे को निकाल लेंगे। अब आ जाओ इधर, आंसर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो चला एकरा में एकदम डाउट मत करना। अगर कोई तत्व है x और यहां है प्रोटॉन की परमाणु संख्या z और परमाणु भार a, तो z बराबर होता है p बराबर होता है e, यानी परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर, वही इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन ये अगर रहेगा तो ये सेकंड ऑप्शन मारना और ये फर्स्ट ऑप्शन मारना, क्योंकि यहां पर तुम बड़ा डाउट खाता है। ये तुम्हारा सेकंड ऑप्शन होगा E और ये P जो होगा ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, जबकि परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर भी होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। दोनों ऑप्शन में रहेगा तो प्रोटॉन मारना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के भरोसा नहीं खे, इलेक्ट्रॉन कभी त्याग और ग्रहण भी कर लेता है। हम थोड़ा सा फास्ट भी कर रहे हैं क्योंकि बच्चे लगभग पढ़े हुए हैं, तो सर उसको थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहते हैं सर अगर आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या है, ये जेड परमाणु संख्या है, इसका प्रॉपर्ली ध्यान रखेगा, परमाणु संख्या है। और अगर हम ए की बात करें तो ये परमाणु भार है, ए की हम बात करें तो परमाणु भार है, ए की बात करें तो परमाणु भार है। अब प्रॉपर्ली क्या ध्यान रखना है कि परमाणु संख्या जो है वही प्रोटॉन के बराबर, वही इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन चला अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं मारना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण करने के बाद घट या बढ़ जाता है, इसलिए प्रोटॉन मारना। बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? आपका प्यार हम तक पहुंच गया है और जल्दी से आंसर बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बराबर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर, न्यूट्रॉन के बराबर, प्रोटॉन के बराबर, आंसर होगा प्रोटॉन के बराबर। अगर प्रोटॉन नहीं रहता तब आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाता, सेकंड आंसर। जी जनाब। एक क्वेश्चन यहां से एकदम फिक्स रहेगा, या तो तुमको दे देगा, देखो, या तो तुमको दे देगा न्यूट्रॉन निकालने के लिए, तो या तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए, या तो प्रोटॉन निकालने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एकदम फिक्स सही क्वेश्चन देबे करेगा। परमाणु भार में से परमाणु संख्या फिक्स नहीं है, नहीं हो पूछ सकता है।
ये कौन बात हुआ? हम काहे ये बात बोलेंगे बाद में गरियाने के लिए? हम तो सब टाइप के बता रहे हैं। हम आनी मुनी हम नहीं जानी, ठीक है? बोर्ड पागल रहता है, कुछ पूछ देता है तो कहते हैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया, तुम खाली ई क्लास कर लेगा, शाम में 7:30 बजे क्लास नहीं करेगा, मामला गड़बड़ करेगा, क्योंकि वहां वो क्वेश्चन सब करवाते हैं जहां पर सर बच्चों को, हम वहां पैसा थोड़े लेते हैं, वहां भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं। अभी देखो सारे टीचर को चाहिए कि सर 1-1, 2-2 घंटा पढ़ाना चाहिए, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि बच्चों तक 15-20 क्लास में अच्छी चीजें पहुंच सके। लेकिन अगर जो नहीं पढ़ा रहे हैं, हमको उस पर बहुत गुस्सा आता है कि अगर आपके पास टाइम है तो जरूर 1 घंटा पढ़ाइए, ताकि आप बच्चों तक कुछ ना कुछ तो अच्छा पहुंचा पाओगे। तो कहते हैं चला यहां जब आओगे आप तो यहां सेकंड और फर्स्ट में अगर हम बात करें, प्रोटॉन मारना, नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन मारना, और न्यूट्रॉन अगर कहेगा तो इन दोनों में से घटा देना, बड़का में से छोटका को घटा देना, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आ जाइए सर यहां, एकरा में से एकरा घटा दोगे ना तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, कहीं कोई झोल नहीं। अगला अगला अगला, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? हम गिनने के लिए बता दिए, इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछ रहे हैं, परमाणुओं की संख्या गिनने वाला। तो चला तो हमार अभी तक एक टाइपे कर रहा है ना, देखो ना, कहते परमाणु की संख्या सबसे अधिक, कुछ नहीं करना है, गिन लेना, 2 1 3 1 4 लिख भी लेना है, 2 1 3 या 4 1 5 2 7। हम बोले थे कैसे करना है, 1 1 2, जब ब्रैकेट वाला रहे 1 1 2 2 नहीं 4 1 5। हम सोचो ये क्वेश्चन दोबारा लेके आए, इसलिए कि मेरी मजबूरी है कि कहीं ना कहीं ये सवाल खूब पूछ रहा है। अब बता आंसर क्या हो जाएगा? H2SO4 आंसर हो जाएगा, H2SO4। यू विल गेट द आंसर। यस, B फॉर बॉल, D फॉर डॉग ने B फॉर बॉल। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। NH4NO3 में नाइट्रोजन, लड़का आओ ना देखता था, नाइट्रोजन के प्रतिशत पूरा यादें रखने लगता है, 44% एकदम रजिस्ट्री है। कंपाउंड बदल जाए, यूरिया से अलग हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़का कहता है नाइट्रोजन के प्रतिशत, ओहो 44% कहने हैं, मां कसम ऑप्शन है, तो चलो 40 से मार देते हैं। मामला गड़बड़ हो सकता है, 40 से ऑप्शन में रहे, आंसर रहे तो तुम्हारा ऑप्शन मारा जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं तो मामला सर एकदम गड़बड़ हो जाएगा और तू चल जाए, एकदम तुरा नहीं जाने देंगे, कहीं से चल जाएगा बोरा में, बोरा में तुरा एकदम नहीं जाने देंगे। तू मेरा प्यार है, तू मेरा पहला पहला प्यार है, मोहब्बत करते हैं हम तुमसे, खाली तू लड़का है इसलिए किस नहीं कर रहे हैं, बाकी तो मोहब्बत इतना है ना, दुनिया जहान को हम भूल गए। दादी मर गई है, होने हो रहा है क्रियाक्रम, हम है ना लंबा लंबा छोड़ रहे, मने नहीं कर रहा है जानने का, सब कहता चल आओ चल आओ, कैसन लड़का है, दादी मर गई है। अरे दादी मर गई है, यहाँ बहुते मर रहा है बिना बियाह के, दादी के तो अब होलो 110 11 12 गलो 112 साल में, अगर 111 साल में मरी है तो इन्हें जब बहुते लड़का जो है माँ कसम एकदम बियाह नहीं हो रहा है बेचारा सबके, तो 2 दिन लेट से क्रियाक्रम हम जाएंगे, 2 दिन में तो करके चल आएंगे, लेकिन अभी समझो कि एकदम घर पे भयानक जरूरी है, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं, बस तो मोहब्बत को देख के कि चलवा हमारे फंस न जाए। NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? देखो NH4NO3 की अगर हम बात करें, जे दे न चला, ये नहीं कि 44% को खोजने लगना, तुम लोग 44% खोजने लगता है तो वहां मामला गड़बड़ हो जाता है। NH4NO3 में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, इसका द्रव्यमान पूरे का निकाल लो, द्रव्यमान पूरे का निकालोगे 14, हाइड्रोजन प्लस 1 गुना 4 अब प्लस नाइट्रोजन हो गया 14, नाइट्रोजन का 14 होता है, ये मत कहना कहने से लाए, अंतिम घड़ी में ये नहीं पूछना चाहिए कि मरचा कैसन लगता है, पता चला मरने की घड़ी आ गई तो मरचा ये कैसन लगता है, तो वही बात हो गया। कर द्रव्यमान अगर तुम पूछ रहा है, कर मतलब अंतिम घड़ी में मरचाई के स्वाद पूछ रहा है, तो कहते हैं चला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया 16 गुना 3, अब 16 गुना 3 बराबर हो गया, बता आंसर कितना होगा, ये द्रव्यमान कितना होगा बता जल्दी। हाँ ये द्रव्यमान हो जाए तो चला 80, अब 80 में देखो कितना है खस्सी, कहते हैं 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो कहेंगे 80 ग्राम में 28 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम में कितना, इसलिए 1 ग्राम में कितना, तो 28/80, इसलिए 100 ग्राम में कितना, 28/1, 80 गुना 100, सॉल्व कर लो, आंसर कितना आता है, आंसर आएगा 35। 44 खोजेगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या करना है, क्या करना है हमारे सोना के, कुछ नहीं करना है। NH4NO3 है ना, NH4NO3 का पूरे का द्रव्यमान निकाल लो। अब पूरे का द्रव्यमान कैसे निकालेगा, ये तो हम आनी मुनी हम नहीं जानी, क्योंकि तुम जानी, तो कहते हैं जब द्रव्यमान निकालोगे तो 80 आएगा, तो कहते हैं 80 ग्राम में 28 ग्राम, इसलिए 100 ग्राम में कितना, 28/80 गुना 100, तो तुम एकदम शॉर्टकट में बना लेगा। बताओ कितना आता है, 35।
ये जो तुम्हारा खौलता हुआ ABCD है ना चला, इसको कहते हैं खौलता हुआ खून। बस तुम्हारी उल्टी बाकी है, एक बार जाके वो कंप्यूटर पे ऐसा उल्टी करना, मां कसम 100 में 80, 82, 86। खाली हमारा भूल ना जाना प्यारे भाइयों, एकदम ने भूल जाना। हमारा जान पता है कि बेटा बुढ़ारी में लतियाएगा, बीवियों भगाइए देगी, क्योंकि चला अगर टाइम ही नहीं देंगे तो ऑब्वियसली भगा देगी। तो गुरुजी कहां जाएंगे? तो गुरुजी स्टेशन स्टेशन वो आएंगे। इसलिए चला हमको भूल ना जाना। हम तो यही समझ रहे हैं कि यही मेरा भाई है, अब धिया पुता नहीं होगा तो हमारा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि छोटा धोखा दे देना, ना तो पता चला बुढ़ारी में गंजान। लेकिन हमारा विश्वास है चला हमारा धोखा नहीं देगा। अगला, डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 आबंध में। सर ये बंध में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, ये 2-3 को हम थोड़ा जैसे बता देते हैं, सब ध्यान में रखना। N2 का होता है स्ट्रक्चर ऐसा, O2 बोले तो ऐसा, Cl2 बोले तो ऐसा, H2 बोले तो ऐसा। देखो चला, एक अगर बॉन्ड है, अगर एक बॉन्ड है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 जोड़ा। हम गड़बड़ी नहीं करते ना, ठीक ना, एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। अगर हम कहते हैं चला, आप देखो कुछ कुछ बच्चा अभी सूत के उठिए रहा है, ठीक ना, आराम से उठो। तो हमारे बाबूजी कहा करते थे, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मारते थे पानी का छिट्टा धाए धाए 4 बजे रात 3 जोश लग। पापा जी एकदम कुछ नहीं कहते थे, आते थे बगल में, कहते थे जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हम कहते थे केने है पानी ला, हमरा पाना है। उठ जाते थे भगभगा के, ताकि हमको पाने की भूत सवार थी। ये देख रहा है कुछ कुछ लड़का अभी उठिए रहा है, आराम से उठो, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब क्या करना है तोरा तू जानेगा। कहते हैं चला कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन के जोड़ों की संख्या में फंसना नहीं। अगर जोड़ों की संख्या कहेगा तब कैसे मारेगा। अगर यहां कह देता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 1 2 3 है तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन आंसर। अगर इलेक्ट्रॉन के जोड़ों की संख्या कह देता, जोड़ा 3 गुना हुआ रे, अरे भाई हमर सोना हमर सुगा हमर। कहते हैं एकदम आराम से कि कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 के आबंध बनाने में भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 के आबंध बनाने में भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहते हैं, एक बॉन्ड में 2 गो होता है, 3 गो बॉन्ड में 6 गो। यही जोड़ा कह देता तो तीनों आंसर हो जाता। तुम कहेगा 6 6 6 6 6 6 6, हम याद कर लिए, जबे बोरा में नहीं, जबे बोरा में हम है ना, एकदम नहीं जाने देंगे। आई तुम लोग करेगा क्या जानता है, एग्जाम हॉल से आएगा और 2-4 गो के जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, कहेगा देखा इसके जब बोरा में भेज दिया। अरे दानवो, हम की कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं। नाच हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। ये तुम समझो कि तुम नहीं बना पाएगा, ये तेरी गलती हो, कहीं ना कहीं तेरा मिस्टेक होगा, और तू रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करेगा, इसीलिए ऐसा होगा। हम चला जितना एडमिशन नहीं है ना, जितना हमारे बैच में एडमिशन है उससे कम वैकेंसी है, जितने मेरे पर्सनल बैचेस में एडमिशन है उससे कम वैकेंसी है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पढ़ाने से हो जाएगा सर, प्रॉपरली रेगुलरली कंटिन्यूअसली क्रमबद्ध तरीके से आप पढ़े तब होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता गुरुजी ने पढ़ा दिया और क्वेश्चन बन जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो बोलें जितना एडमिशन है उससे कम वैकेंसी है भारत सरकार की। तो कहीं ना कहीं तुम जान लो कि बहुत ज्यादा और रेगुलरिटी मेंटेन करने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा हम दोनों प्रयास करेंगे तब जाके नौकरी होनी है। ऐसा नहीं कि इसके जब मंत्र मारेगा तो हर क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। इसलिए ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6, और अगर कहेगा जोड़ा तो मारना 3। यहां कहेगा इलेक्ट्रॉन तो कहेंगे 2 और जोड़ा तो कहेंगे 1। यहां कहेगा इलेक्ट्रॉन तो कहेंगे 4 और जोड़ा तो कहेगा 2। यहां कहेगा इलेक्ट्रॉन तो कहेंगे 2 और जोड़ा तो कहेगा 1। अहुर राजा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ई सर परमाणु रिएक्टर में मामला गड़बड़ करता है क्या क्या, और क्या क्या पूछता है वो देख लो। ये एकदम तू ध्यान में रखो। परमाणु रिएक्टर के कुछ पॉइंट्स हम तुमको लिख देते हैं। परमाणु रिएक्टर, अभी हम डॉक्टर बने हुए चला, एकदम पुर्जा जो लिखते हैं ना, ये एकदम समझो एक बीमारी बहुत लोग के ठीक हुआ है, तोरो ठीक होगा। वाह,
एकदम आराम से। कहते हैं सर परमाणु रिएक्टर की अगर हम बात करें तो परमाणु रिएक्टर में एक होता है नियंत्रित छड़, एक होता है चला नियंत्रित छड़। नियंत्रित छड़ होता है बोरोन और कैडमियम। एक होता है सर मंदक या विमंदक इसी को कहते हैं, या मॉडरेटर इसी को कहते हैं। इसमें होता है D2O और ग्रेफाइट। और सर एक आपको पूछेगा सीतक, सोडियम और पोटेशियम। रुक जो, ये जो नियंत्रित छड़ है ये न्यूट्रॉन अवशोषित करता, न्यूट्रॉन अवशोषित। ये जो मंदक है चला, ये न्यूट्रॉन धीमा। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करता, ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करता, ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करता, ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करता। और ये जो मंदक है ये मंदित करता, धीमा करता। ये शीतक तो ठंडा करता। पहले इसको लिख लो फिर बतिया लेते हैं। हो गया। अब देखो कुछ बच्चा कहेगा ना कि सर तनी स्लो है। अरे दुष्ट, तू ही जानता है स्लो की होता, स्लो और फास्ट की होता। क्वेश्चन पढ़ दें, कंटेंट बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली तुमको नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जोड़ता है। पढ़ न लो, एक काम करो, 1 घंटा अपना किताब खोल लो, 1 घंटा में खाली पढ़ते जाएगा, 300-400 पढ़ लेगा। झूठे आता है पढ़ने, क्या जरूरत है पढ़ने का? 1 घंटा में 300-400 क्वेश्चन पढ़ न जाओ। जब तुरा नंबर ही बढ़ाना है, नंबर बढ़ा के तू खुद को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन सर अपने आप को नहीं। आप एग्जाम हॉल में आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाइएगा। नियंत्रित छड़ बोरोन और कैडमियम, मंदक D2 और ग्रेफाइट, और शीतक सोडियम और पोटेशियम। इसमें सर सावधानी क्या क्या रखनी है? सावधानी रखनी है, नियंत्रित छड़ न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, नियंत्रित छड़ न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। और बोरोन और कैडमियम जो है ये धीमा करता है। जो धीमा करता है वो अवशोषित नहीं करता, जो अवशोषित करता है वो धीमा नहीं करता। एक क्वेश्चन जब निष्कर्ष वाला बनाएगा तो वहां तुम्हारी हेल्प कर देगा। यही 2 लाइन। अब आओ चला क्वेश्चन में। अब यहां आ जाओ क्वेश्चन में। आंसर बताओ क्या होगा? आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ क्या होगा? आंसर बताओ क्या होगा? कहता है एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित रॉड यानी बोरोन और कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? बता आंसर क्या होगा? कहता चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। प्रॉपरली ध्यान रखना, अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है, धीमा नहीं करती। अब सर अन्य ऑप्शन तुम पढ़ लो, तुम्हारा एक भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। खाली ध्यान रखना, नियंत्रित छड़ अवशोषित करता और मंदक मंदित करता और शीतक ठंडा करता। और जो अवशोषित करता वो मंदित नहीं करता, जो मंदित करता वो अवशोषित नहीं करता। कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन में तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। अगला 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 निम्नलिखित में इस सर एक क्वेश्चन यहां से पूछवे करता है। जितना भी समस्थानिक है उसको एक बार देख लेना। हम मुंह से भी बोल देते हैं। देखो, कोबाल्ट का उपयोग कैंसर कौन से? कोबाल्ट कौन से कैंसर? आयरन हो गया तो एनीमिया, आयोडीन हो गया तो गलगंड, आर्सेनिक हो गया ब्रेन ट्यूमर, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर, सोडियम हो गया रक्त का थक्का, सोडियम हो गया क्या? रक्त का थक्का। और अगर हम आयोडीन की बात करें गलगंड हो गया, यूरेनियम की बात करें नाभिकीय रिएक्टर, कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता, इतने पूछता है। ये सर के नहीं जानता है जग में? खाली 2-3 को जो तू नहीं जानता, जो तेरा याद नहीं रहता वो हम बोल देते हैं। आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर और सोडियम रक्त का थक्का, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर सोडियम रक्त का थक्का, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर सोडियम रक्त का थक्का। बाद बाकी के नहीं जानता? आयोडीन घेगारो, आयरन एनीमिया, यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर, कार्बन जीवाश्म की उम्र का पता, कोबाल्ट कैंसर। के नहीं जानता है? सब जानता है, खाली 2 को नहीं जानता है, तुम याद नहीं रहता है। सोडियम हो गया तुम्हारा रक्त का थक्का के लिए और आर्सेनिक हो गया तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर के लिए। ये 2 को एकदम ध्यान में रखना तो हर काम हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन हो जाएगा? आंसर बताओ। आंसर हो जाएगा D4 डॉग की, A4 एप्पल की, B फॉर बॉल। बता आंसर क्या होगा? कहता है कोबाल्ट 60 शरीर के अंतर्गत अर्बुद का उपचार। अर्बुद का उपचार सर की होता है। अर्बुद का मतलब ट्यूमर हो जाता है। अर्बुद का मतलब ट्यूमर हो जाता है। तो कोबाल्ट 60 तो कैंसर के उपचार में होता है। यही तो आंसर मिल गया। आयोडीन 131 थायराइड के उपचार में। अर्बुद मतलब बीमारी भी कह सकता है या ट्यूमर कहते हैं। आयोडीन 32 श्वेत रक्तता का उपचार में। और गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार। बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? ए की, बी की, सी की, डी? आंसर क्या होगा बता? 17 का आंसर हो जाएगा सर A4 एप्पल। कोबाल्ट 60 शरीर के अंतर्गत अर्बुद यानी ट्यूमर का उपचार नहीं सर, कैंसर का उपचार में। बाद बाकी देखो आयोडीन 131 तुम जानता है थायराइड क्या उपचार में, लेकिन आयोडीन 132 भी होता है श्वेत रक्तता के उपचार में।
इसको सर एकदम हाईलाइट कर लेना। और गोल्ड 198 रेटिना दोष के उपचार में नया टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहां पर सर तुम्हारे अंदर ऐड करने की कोशिश की है। द राइट आंसर इज ए फॉर एप्पल। मनुष्य का पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम पढ़ के जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ के जाना। यहां से मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं। यहां सर एकदम क्लियर है, मनुष्य का पाचन क्रिया कहां से स्टार्ट होता है, तो मुख से ही सब जानता है। अंत कहां पर हो जाएगा, तो अंत देखो ये मुख है, यहां मुंह से आएगा, मुंह से आएगा अमाशय में, अमाशय से आएगा अग्नाशय में, अग्नाशय से तुम्हारे यहां ये छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए ये सर मलाशय से निकल जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम पूछेगा। और यहां पर कहेगा कौन सा अम्ल बनता है, ये भी पूछता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुख में कौन सा अम्ल होता है, पेट में कौन सा अम्ल रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला कहता है दुग्ध प्रोटीन पचाने के लिए, दूध का ही क्वेश्चन खूब पूछता है। चला आंसर बता क्या होगा, आंसर हो जाएगा ए की बी की सी, तो आंसर हो जाएगा चला सी। अब सर इसके सारे ये एंजाइम पूछवे करता है, फिक्स है। पेप्सिन एंजाइम के बारे में, या भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है, या सामान्य प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन या दूध में सब जानता है। इसकी दूध से इसकी मात्रा साबित होती है, इसके द्वारा दूध में मौजूद केसीन प्रोटीन एकदम हाईलाइट कर लो, पूछता है। पारा केसिनेट में परिवर्तित हो जाता है, ट्रिप्सिन या प्रोटीन को पेप्टोन्स में या पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित करता है। ये तीनों एंजाइम यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम ध्यान में रखना है, मामला न तक गड़बड़ हो जाएगा। तुमको क्या करना, जितना एंजाइम है उसको पढ़ लेना, जितना डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पढ़ लेना, कंकाल तंत्र पढ़ के जाना, ये 3-4 चैप्टर, कोशिका पढ़ के जाना, ये 4 चैप्टर को हर हाल में पढ़ के जाना। यहां से सवाल तुमको रहबे करेगा। अगला 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 कहता है अगला कि मनुष्य के जीवन काल में दांत एकदम पढ़ के जाना। दांत से भी बहुत सारा सवाल पूछा है। बता मनुष्य के जीवन काल में अगर दांत की बात करें तो कहता है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। एक बार दंती और द्विबार दंती जो होते हैं, एक बार दंती होते हैं 12 गो, और द्विबार दंती की अगर बात करोगे तो द्विबार दंती होता है 20 गो। एक बार जो दांत आता है मनुष्य के शरीर में वो 12 गो, 2 बार जो दांत आता है वो 20 गो। अब कह रहा है 2 बार, तो 2 बार कह रहा है तो आंसर हो जाएगा 20 गो। एक बार कहता है तो 12 गो। ये क्वेश्चन एकदम हर हाल, एक बार दंती का मतलब हुआ एक बार टूट जाएगा। कहता है वैसे दांत जो जबड़ों पर सिर्फ एक बार निकलते हैं, एक बार दंती, और जो 2 बार निकलते हैं द्विबार दंती, ये हो जाता है 12, ये हो जाता है 20। तो सर अगर आपको हर हाल में दांत का क्वेश्चंस पढ़ के जाना है, देखो क्या क्या बायोलॉजी में पढ़ के जाना, तुम्हें एक कोशिका पढ़ के जाना, एक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के जाना, एक कंकाल तंत्र पढ़ के जाना, और अगर हो सके तो थोड़ा सा पर्यावरण देख के जाना। वहां पर सर सवाल मैक्सिमम तुमको पकड़े जाएंगे।